नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात पहुंचे और आपकी राय, उनकी राय कमेंट के रूप में भी हमें मिल सके। पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, राजनीति का नाटक। ये पंक्तियां महाराष्ट्र के वर्तमान चुनाव को लेकर के मैंने नहीं कही न लिखी। मैंने कब लिखा था? 1977 मार्च का महीना। देखिए, पुराने फाइलें साथ रखने से कुछ चीजें तो कुछ न कुछ फायदा भी होता है। याद में तो मुझे था ही, लेकिन मैंने फिर भी इसीलिए डेट निकाल करके उस शीर्षक को ही देखा। जब जो ऊहापोह दिखाई देती है, डिप्टी कौन होगा, पीएम कौन होगा, इस पर गठबंधन में चाहे प्रधानमंत्री का नेता चुनना हो, चाहे मुख्यमंत्री को चुनना हो, तो जो लोग पिछले कई दिनों से, वैसे मैं सामान्यतः, इसीलिए मैंने, आपको आश्चर्य भी होगा, मैंने अलग अलग चुनाव परिणामों पर भी चर्चा की, शरद पवार के खेल पर की, महाराष्ट्र पर दूसरे ढंग से चर्चा की। लेकिन ये जो चल रहा था पिछले 10 दिन से, एक हफ्ते से, कि साहब कौन मुख्यमंत्री होगा, तो सारे टीवी चैनल, सारा वीडियो, सारे हमारे यूट्यूब के हमारे बड़े बड़े संपादक, दिग्गज उठा रहे हैं, देखिए क्या होगा, ये भटक गया, ये अटक गया, ये उधर चला जाएगा, ये नाराज हो गया। और मुझे सहज लगा, मुझे कुछ भी अटपटा नहीं लगा। और इसीलिए जब मुझे टीवी चैनल पर भी कमेंट करना था तो मैंने यही कहा कि भाई ये सब ठंडा होगा, ये हमने बहुत देखा है, ये थोड़ी अंदर की राजनीति होती है, उस पर कुछ होता है, कुछ सचमुच में भी नाराजगी होती है, तो इससे अधिक मैंने देखी है। इसलिए थोड़ा सा मैं महाराष्ट्र में, अब तो घोषणाएं, औपचारिकता ही बाकी है। देवेंद्र फडणवीस के लिए कितनी बार कहेंगे कि भाई वो मुख्यमंत्री होंगे, वो ठीक है, विधायक दल की बैठक में चुने जाएं, शपथ ले लें, तब आप मानेंगे, तब तक आप कहेंगे नहीं नहीं अभी भी रास्ता रुक सकता है। और एकनाथ शिंदे अटक सकते हैं, वो तो देखिए वो बीमार हो गया, अस्पताल में उन्होंने चेकअप कराने चले गए, कभी कहते हैं वो गांव चले गए। इस सब की चर्चा तो है ही, मैं उसको तो उसी संदर्भ में कर रहा हूं। इसलिए आपको पहले थोड़ी सी पुरानी बातें, जिसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि राजनीति में तो ये तो हो सकता है एकनाथ शिंदे तो उस समय बिल्कुल ही बालक रहे हो, उन्होंने देखा ना, उसको वो पता ना हो, लेकिन खेल, देखिए शतरंज चाहे वो महाभारत काल की हो या आज की हो, शतरंज है, उसके कुछ स्टाइल बदल सकती है, रशियन का खेलने का तरीका और उसकी भाषा कुछ अलग होगी, लेकिन बिसात पर तो वही मोहरें होंगी। तो राजनीति में भी वही खेल है, पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ। मार्च में ये हेडलाइन थी मेरे साप्ताहिक हिंदुस्तान में। मैं राजनीतिक संवाददाता के रूप में काम करता था और मैंने देखा जनता पार्टी जब बनी, आप अंदाजा लगाएं, आपातकाल के बाद बड़े दिग्गज नेता, और इवन कांग्रेस ही नहीं, कांग्रेस और प्रतिपक्ष दोनों के दिग्गज नेता, देखिए इस समय तो आप कहेंगे ना भारतीय जनता पार्टी का कौन प्रमुख नेता है, कांग्रेस का प्रमुख नेता, उस समय तो सभी दलों के, कांग्रेस के कोई, राजी देसाई तो इंदिरा गांधी से भी वरिष्ठ उस हिसाब से थे, उम्र के लिहाज से, अनुभव के हिसाब से भी उनका कम नहीं था। और उनके ही साथी स्वतंत्रता सेनानी के समय से रहे जगजीवन राम या चौधरी चरण सिंह, और उनसे कम वालों में भी देखिए तो कौन, जॉर्ज फर्नांडिस, और कौन, भारतीय जनसंघ, उस समय जो जनसंघ थी, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, नानाजी देशमुख, ऐसे सब दिग्गज नेता जहां हो, और राजनारायण भी हों, मधु लेमे भी हों, मधु दंडवते भी हों, तब भी तो यही हुआ था, किसको मिले। चूंकि जगजीवन राम ने विद्रोह आपातकाल में किया था, एकनाथ शिंदे के लिए आप कहते हैं ना कि साहब वो शिवसेना तोड़कर आ गए, अजित पवार तोड़ के आ गए, इसलिए हो गए। नहीं, उस समय तो इंदिरा गांधी के दाएं हाथ रहे, रक्षा मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे, हमेशा पार्टी के अध्यक्ष रहे जगजीवन राम ने। चुनाव से पहले जिस तरह से कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बनाई और विद्रोह किया, अब लेकिन उनको प्रधानमंत्री पद तो नहीं मिल रहा था। प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार वो बन सकते थे,
क्योंकि और कोई नेता इतना अनुभवी नहीं था उस हिसाब से। और उनके विद्रोह से भी पार्टी के विजय का श्रेय काफी लोग माना जाता है कि कांग्रेस का वोट भी दलित वोट नहीं, केवल जगजीवन राम का बड़ा असर माना जाता था कि साहब उससे जनता पार्टी के जीत में बड़ी सफलता मिली। एकनाथ शिंदे दावा यही कर रहे हैं कि हमारी वजह से मिला है, अजीत पवार कह सकते हैं हमारी वजह से मिला है। तो तब क्या हुआ था, मार्च का महीना 2 हफ्ते यही चलता रहा। जगजीवन राम के घर के बाहर हम खड़े रहते, तब तो कोई ना गाड़ियां थी, तो मोबाइल फोन था, कम से कम गाड़ियां वहां होती थी, स्कूटर भी होता था, कभी एम्बेसडर गाड़ी कोई निकल करके आएगी, फिर निकल करके आएगी, और आप देखते रहिए बाहर नारे लग रहे हैं, बाबूजी जिंदाबाद, देश का नेता जिंदाबाद। मैंने अब चौधरी चरण सिंह वो प्रधानमंत्री हो कि जगजीवन राम हो, नंबर 2 कौन हो, जैसा अभी हो रहा अजित पवार कौन या एकनाथ शिंदे, नंबर 2 कौन, बड़ा कौन रहेगा। तो और लेकिन उसमें कितनी भयानक स्थिति थी, 15 मार्च के आसपास की बात है, दर्ज है मेरे पास। और उस समय कैसे हो रहा है वहां पर, बाबूजी को बनाने के लिए पहले हुआ हेमचंद्र बहुगुणा, वो भी विद्रोह करके आए थे, इंदिरा गांधी के बड़े प्रिय थे एक समय में, दोनों ही नेता, दलित भी और ब्राह्मण भी। देखिए अभी जो चल रहा है ना, ब्राह्मण है फडणवीस, मराठा कौन, मोरारजी देसाई गुजराती, आज भी गुजराती रहते तो अभी गुजराती रहते था। इसलिए मैं अपने इस HSI में इसीलिए कुछ पृष्ठभूमि बताता हूं ताकि हमारे जो युवा हैं या कई ऐसे हमारे देखने वाले हैं देश दुनिया में, विदेशों में, ब्रिटेन में भी लोग देखते हैं यदि हमारी बात को, तो उनको कई बार बैकग्राउंड नहीं पता होता, पृष्ठभूमि नहीं पता होती कि अरे भारत में तो पहली बार हो रहा है, ओ ऐसा तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह को चुनौती हो रही है, अब तो वो मानने को तैयार नहीं है। कोई कहता है नहीं अमित शाह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में ही मतभेद है, वो दोनों एक दूसरे को नहीं वो पसंद के आदमी को पसंद कर रहे, ऐसी सब अफवाहें। मतलब ये सोशल मीडिया है। तब जब सोशल मीडिया नहीं था तो खाली बाहर की कुछ अफवाहों में, गपशप में कोई कह दे, कार्यकर्ता कोई ज्यादा दुखी हो तो बात अलग है, वरना आप याद करिए कई ऐसे प्रमुख नेता रहे जिनके साथ आपस के बहुत ऐसे गहरे संबंध थे कि वो इस तरह के टकराव कभी उनमें नहीं होते थे जो एक ही पार्टी में हो। उनमें ऊपर के लेवल पर एक दूसरे का कैसे सहयोग हो सकता है और बाहर कुछ दिखाने के लिए कुछ। डीपी मिश्रा से भी हम मिलने का मौका मुझे मिला है, जो चाणक्य माने जाते थे इंदिरा गांधी के उस जमाने के, जब 71-72 जब सबसे प्रमुख वो थे, बल्कि इंदिरा गांधी को बनाने में उनकी भूमिका थी। तो चाणक्य कुछ करते थे, इतना अभी दिखाओ, अभी शुक्ला महत्वपूर्ण होंगे कि फिर नहीं होंगे, तो सेठी कैसे मजबूत होंगे, मध्य प्रदेश में राजनीति में दिग्गज थे, राष्ट्रीय राजनीति में थे ही। तो ऐसे ही इस बार भी जो कहा गया, तो जगजीवन राम के लिए, और उस समय तो बड़ा अजीब था, मोहन धारिया जो बिल्कुल रोदई और बड़े ऐसे, वो भी पुराने नेता थे, लेकिन वो जब जा रहे हैं तो उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे, वो पूंजीवादी हो गए भाई, और जगजीवन राम जो है जनता के नेता हो गए। लेकिन मोहन धारिया रिएक्ट नहीं करते थे। आज के समय में होता तो भाई एक ही पार्टी जनता पार्टी बनी है, उसी को मुर्दाबाद लगा रहा हो और एक तो जिंदाबाद लगा रहा हो। चरण सिंह अलग अपना प्रभाव था, किसान नेता, आज किसानों की चर्चा होती, और वो तो फिर भी जेल में भी रह के आए थे, तो उनका दावा गलत तो नहीं था उनके समर्थकों का। तो साहब हुआ ये कि श्री चौधरी चरण सिंह ने, मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति भवन में शपथ ले ली, इंतजार होता रहा, चौधरी साहब ने तो संभाल लिया और गृह मंत्री भी उनको बन गए, लेकिन जगजीवन राम शपथ लेने नहीं गए। मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र में ऐसा होगा, न संभव है, क्योंकि चुनाव से पहले तय हो गया था कि एक फडणवीस, बीजेपी पहले भी बड़ी पार्टी थी, उन्होंने उदारतापूर्वक बहुत ही, जिसको कह सकते हैं कि घूंट पी करके, जहर का घूंट तो नहीं कहेंगे क्योंकि उसके बाद भी फडणवीस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। देवेंद्र फडणवीस जो 5 साल मुख्यमंत्री रहे, वो मुख्यमंत्री बनने को तैयार हो गए, और छोटा दल शिवसेना से टुकड़ा होकर बने वापस आए। लेकिन हाँ, जमीनी नेता थे एकनाथ शिंदे, इसलिए उनको मुख्यमंत्री बनाया और 2.5 साल उनको चलाया। तो उनको पहले ही बता दिया गया था भाई आप लोग इस बार यदि भारतीय जनता पार्टी की संख्या ज्यादा हुई, उम्मीदवार ज्यादा है, जीत के आएंगे तो आप। लेकिन हाँ, ये सही है कि भाई सत्ता में तो आगे की राजनीति की जाती है। जगजीवन राम भी बाद में जाकर 28 मार्च को, मेरे पास तारीख दर्ज है, जगजीवन राम जी ने वापस शपथ ले ली थी। और ऐसे कई राज्यों के, तो मैं कहिए कि जब से सभ्य सरकारें बनी, मध्य प्रदेश में गोविंद नारायण सिंह ने किस तरह से किया था। अब लोग कहते साहब विधायकों को भेजा जा रहा है। चुनाव से पहले जब मतदान महाराष्ट्र का नहीं आया, मतलब मतगणना नहीं सामने आई,
लोग अरे शिवसेना ने अपनी तैयारी कर ली है, कांग्रेस को तो था कि हम सत्ता में आ रहे हैं, हमने विधायकों को कहाँ ले जा करके बंगलोर में रखना है, चूंकि शिव कुमार जी आ गए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर तैयारी करके प्लेन खड़ा हुआ है। वो प्लेन में बैठने की जगह छोड़िए, वहां तो 20 सीटर भी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने कम लोग उनके हो गए। जो 77 जैसे चुनाव में जो पार्टी इतनी खराब स्थिति में नहीं आई, महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी 16 पर टिक गई और फिर भी हवाई जहाज तैयार थे। तो गलतफहमी होना, सपने देखना तो कोई भी बात है ही नहीं, खास करके सपनों पर तो किसी का रोक ही नहीं है। आकाश में आप जितना सोचिए, सपना नींद लेते रहिए। तो कांग्रेस तो अपनी नींद में थी, लेकिन इस बार जब ये ठीक है कि हाँ, एकनाथ शिंदे क्यों नहीं चाहेंगे कि भाई उनको महत्व मिले, मुख्यमंत्री रहे थोड़ा, और अपने जो साथी हैं उनको कैसे लगे हम सरेंडर करके डिप्टी, वो तो बांध के चल रहे थे। नहीं, इस बार जैसे वहां नीतीश कुमार को बनाया, कहते भी थे, कई लोगों ने टेलीविजन पर भी आकर के उनके समर्थकों ने कह दिया कि भाई वो तो मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार जो छोटा दल था, और यहां पर भी आपने कभी मनोज जोशी को भी बनाया था, किसी को बनाया, आप शिवसेना को ये बनाए रखिए। और मराठा अस्तित्व का सवाल है, पिछड़ों का सवाल है, दलितों का सवाल है, मतलब जाति का ले आए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह खूंटा डाला, जैसे कहते हैं ना, अंगद के पैर की तरह उनका है। हम जातिवाद के आधार पर राजनीति नहीं होने देंगे। जातियों को महत्व देंगे, सबको, सभी धर्म संप्रदायों को महत्व देंगे, लेकिन ये नहीं होगा कि जाति के आधार पर हमने हरियाणा में साबित कर दिया, हमने मध्य प्रदेश में साबित कर दिया, हमने उत्तर प्रदेश में साबित कर दिया। हम सारे जिन राज्यों में नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह की जोड़ी ने जो तय किया, जिसके बल पर वो जीते, वर्कर्स को, ठीक है, महाराष्ट्र में, अरे साहब देखिए, वहां कुछ इलाकों में जहां पूरी विधानसभा में हारे थे, संसद दूसरा बन गया था लोकसभा का सदस्य, वहां भी जीत गई नांदेड़ जैसी जगह में भारतीय जनता पार्टी। जवाब मैं मित्रों को यही देता हूं कि भाई, इसलिए कि जो काम करता है स्थानीय विधायक, जो काम नहीं किए तो वो हार जाएंगे। जहां लगा कि नहीं कांग्रेस का उम्मीदवार ऐसा ठीक है, तो उसको उस समय जिता दिया, ले उसके बाद फिर वर्कर्स, और जब हारा हुआ होता है, घायल शहर या कोई भी आपने ऐसे मैदानी देखा होंगे, जब पहले घायल होते हैं, चाहे मुक्केबाजी हो या कुश्ती हो, पहले घायल भी होगा तो उसके बाद में फिर चितपट हो जाता है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने अपना सबसे अधिक सफलता, ऐसी ऐतिहासिक सफलता महाराष्ट्र में प्राप्त की, और अपने सहयोगी दल शिवसेना और अजित पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दोनों को ही सम्मान भी दिया, महत्व भी दिया, और आज भी दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार भी नहीं कहा जाता है तो जा, मनाएंगे नहीं, नखरे तेरे उठाएंगे नहीं, ये गाना नहीं गाया। भारतीय जनता पार्टी कहती है नहीं, कहां जाते हो भाई, हम भी हैं, हम साथ साथ हैं, साथ में विकास है। कौन मुंबई से लेके सुदूर नागपुर तक, संतरा से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक, एकदम वर्ल्ड की, जिसको कह सकते हैं इकोनॉमिक राजधानी मुंबई, या पुणे, सतारा, मराठवाड़ा, इसको कहते हैं किसान, उन सबको लेकर के जब चलने की बात थी, सबको साथ लेगा, तो हम आइए साथ में सरकार बनाएंगे, आपको भी हिस्सा देंगे। अभी तो महानगर पालिकाओं के चुनाव आने वाले हैं। मुंबई में हिस्सेदारी ठीक है, यदि रूठे हैं, क्योंकि जमीनी काम तो उन्होंने मुंबई थाने में ही सबसे ज्यादा एकनाथ शिंदे का रहा था। हम उनको, मैंने कल भी इसकी चर्चा की थी कहीं पर, कि भाई उनको ज्यादा तो हम जैसे पत्रकार भी कम जानते थे। ठीक है, मंत्रिमंडल में एक सदस्य हैं, शिवसेना के हैं, ठीक है, किसी भी उसके साथ रहे हो, ये तो नहीं था कि भाई उनके जाके, लेकिन हाँ, ये मालूम था कि जिस तरह से घायल व्यक्ति अपने को पूरा संभाल के चुनाव, जब किसी मैदान में उतरता है, कुश्ती के मैदान में उतरे, कबड्डी के मैदान में उतरे, हॉकी में जाए, तो वो फिर पूरी ताकत लगाता है। देवेंद्र फडणवीस ने ताकत लगाई थी, और पार्टी ने पहले से उनके साथ, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसका भी यदि है, तो दैनंदिन राजनीति में हिस्सा चाहे नहीं लेता है, लेकिन उनके कार्यकर्ता स्वयंसेवकों को लगा था कि ये देवेंद्र फडणवीस ने इतना बड़ा त्याग किया है, अपने को झुकना दिखाया है, तो उनका पूरा, उनको जिताने में, उनकी पार्टी को, उनके जो इस बार के चुनाव में उनको अधिक से अधिक सफलता मिलनी चाहिए। तो उन्होंने भी काम किया, काम करके वो थोड़ी कह रहे किसको बनाइए, वो आप बनाइए। वरना तो संघ एक समय माना ही जाता था कि ब्राह्मणों का ही संघ है, तब भी एक अजीब हता है। हम जब 70s 80s की बात करें आप यदि, तो जो उनके आलोचक है, विरोधी है, कम्युनिस्ट है, कांग्रेस, वो ये कहते थे देखो ये तो ब्राह्मण। अब ब्राह्मण को बना कर देखो मराठा चल रहा है, भाई मराठा सबको जगह, कोई पाटिल है, कोई
पवार है, कोई दलित है, कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है, कोई कुछ है, और सब जाति के तो लोग सब है। मराठा क्या वो नहीं है? जो देवेंद्र फडणवीस कोई कम किसी रूप में मराठा है? शिवाजी का नाम कम लेते हैं क्या? लेकिन उनके लिए कहा गया कि साहब वो तो उनको नहीं बनाएंगे, इसलिए नहीं। और मीडिया वाले तो एक से बड़े संपादक जो महाराष्ट्र के ही रहने वाले, तो उनकी आलोचना नहीं करता, उनकी अपनी धारणा हो सकती है, लेकिन मैं हंसता था। ये पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ का खेल है। सत्ता में भागीदारी करना, और जो बड़ा दल है यदि बड़ा उदारता दिखाता है तो ठीक है। महानगर पालिका, मुंबई महानगर पालिका में पहले भी भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव रहा और शिवसेना का रहा है। तो चलिए एकनाथ शिंदे, आप यदि वहां अच्छा जिताकर लाएंगे, थाने में लाएंगे, या और नगर पालिकाओं में जहां प्रभाव होगा तो आप रखिए। इसलिए जो बड़ा उसका नाजुक जहां से बंटवारा होता है, उसका बजट कितना होता है मुंबई का आप जानते ही होंगे, करोड़ों। जो किसी केंद्रीय सरकार के किसी बड़े बड़े मंत्रालयों का जितना बजट नहीं, उतना मुंबई महानगर पालिका का अकेले बजट होता है। इसीलिए उसमें काम करने की गुंजाइश होती है, या गड़बड़ की गुंजाइश भी होती है। या होम मिनिस्ट्री जिसकी बात होती है, उसमें कितने केसेस पुराने हैं, नए गड़े मुर्दे उखाड़ने हैं, वो जिम्मेदार कौन हो, और पुलिस पे जो भ्रष्टाचार है उसको नियंत्रित कैसे रखा जाए। इसलिए यदि भारतीय जनता पार्टी और खास करके देवेंद्र फडणवीस, जिन पर गंदगी कुछ झूठे आरोप लगाने की कोशिश हुई थी, जो बाद में बिल्कुल गलत साबित हो गए, तो वो चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि नई सरकार फिर बने उनके नेतृत्व में और चले तो ऐसा कि पुलिस का भ्रष्टाचार रोज उजागर होने लगे, स्टिंग ऑपरेशन होने लगे। तो यदि उन्होंने इस पर, और फिर भी मैं अभी भी मानता हूं यदि किसी और को भी दे दे तो मुख्यमंत्री सर्वोपरि है ही। इसलिए मैं ये नहीं जानता, मैं हमेशा मानता हूं नेतृत्व पर। यदि नरेंद्र मोदी क्लीन चाहते तो उनका मंत्रिमंडल क्लीन रहा आज तक, 10 साल हो गए, 11वां साल हो जाएगा जल्दी। ऐसी स्थिति में तीसरी बार वो चुन करके आ गए। ऐसे ही देवेंद्र फडणवीस, जो नेतृत्व वहां पर होगा, मंत्रिमंडल की पूरी जिम्मेदारी जब उस पर आरोप लगता है, किसकी सरकार? फडणवीस सरकार, मोदी सरकार, फडणवीस सरकार, या मोहन यादव की सरकार, जब शिवराज थे तो शिवराज की सरकार थी। तो ऐसी स्थिति में उसकी बुराई भी लेना होती है, उसकी अच्छाई भी लेना होती है। तो बुराई से बचने के लिए है कि आप क्लीन रखें, कंट्रोल रखेंगे। विभाग किसी को भी दे दे, विभागों का बंटवारा आसानी से अजित पवार को भी बना है, तो हो सकता है। अब असली एक और कारण अंत में बताए थे, जैसे पहले भी होता था, कौन घटक टूटा कौन घटक आ गया। अभी तो इनके पास 2 ही और घटक है, इनको कोई ज्यादा बड़ी समस्याएं नहीं है, लेकिन फिर भी या छोटे छोटे कोई दलदली आ जाता है, या उद्धव ठाकरे के साथी और शरद पवार के इक्का दुक्का साथी यदि छोड़ के आना चाहे तो उनके लिए भी 1 सप्ताह का समय मिल गया, या उसके बाद भी आने की जिनकी गुंजाइश बनी रहे। इन चीजों पर चर्चा हुई और पर्दा उठने जा रहा है। पर्दा गिरेगा नहीं। लोकतंत्र में जिसका बहुमत है वही विजयी है, वही सत्ता के सिंहासन है, वही जनता का भला करेगा, जनता का कल्याण करेगा। यही हम अपेक्षा करते हैं। एडिटर साहब में यही विराम देते हैं। आप एडिटर साहब देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी जो राय है उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।